हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। इंडिया जी के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुषाण राजवंश का संपूर्ण इतिहास, शासकों के नाम, स्थापना और पतन के कारण और भी बहुत सारे सवालों के जवाब के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कुषाण वंश भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध शासनकाल में से एक है। भारत में राजा कनिष्क के द्वारा आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, जो कुषाण वंश से संबंध रखते हैं। कुषाण वंश के इतिहास की विस्तृत चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कुषाण वंश का उदय किस प्रकार हुआ। ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर देखा जाए तो कुषाण वंश चीन के पश्चिम भूभाग से पैदा हुए थे। युएझी नामक एक खानाबदोश जनजाति का कबीला हुआ करता था। जब इनका सामना हुए गानु जाति के कबीले से हुआ तो युएझी राजा की मृत्यु हो गई और इन्हें अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। युएझी राजा के मृत्यु के पश्चात उनकी रानी ने नेतृत्व किया और कबीले को आगे बढ़ाया और एक ऐसी सुरक्षित जगह की खोज की जहां पर ये अपना जीवन यापन कर सके। धीरे धीरे यह कबीला इली नदी के समीप जा पहुंचा, जहां पर पहले से ही मौजूद वहसूर नामक कबीले से इनका सामना हुआ। यह संख्या में बहुत अधिक थे, इसलिए वहसूर नामक कबीले के लोगों को आसानी से साथ में परास्त कर दिया और इस भूभाग पर अपना अधिकार बना लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यह कबीला भारत में भी प्रवेश कर गया। इस कबीले के कुछ लोग इली नदी के समवर्ती क्षेत्रों में ही बस गए, जिन्हें लघु ह्यूची के नाम से जाना जाने लग गया, और जिन्होंने भारत में प्रवेश किया उन्हें महान ह्यूची के नाम से जाना जाने लग गया। लगातार आगे बढ़ रहे इस कबीले का सामना शकों से भी हुआ, पर इनकी संख्या तो बहुत अधिक थी, इसलिए इन्होंने शकों को भी पराजित कर दिया और बैक्टीरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। चीनी साहित्य और ग्रंथों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि उन्होंने तक्षशिला पर भी विजय प्राप्त कर लिया था और इसी कबीले के लोगों को कालांतर में कुषाण, कुश या खस के नाम से पहचाना जाने लग गया। कुषाण वंश का शासन और राज्य विस्तार कश्मीर, पंजाब, मथुरा और तक्षशिला तक विस्तृत रूप से फैल चुका था। कुषाण वंश के शासन काल में खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि में लिखित सोने और तांबे के सिक्कों का प्रचलन हद से ज्यादा बढ़ गया और उनका श्रेय राजा कुजुल कटफिसेस को जाता है। भारत में आने के पश्चात कुषाण वंश के शासकों ने भारतीय सभ्यता और परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया था। अगर कुषाण वंश के सिक्कों को देखा जाए तो इन पर त्रिशूल, शिव और बैल के चित्र अंकित मिलते हैं। इससे यह तो ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लिया था और उनसे घुल मिल गए थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क का शासनकाल 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। इस तरह क्रमिक रूप से कुषाण वंश का उदय हुआ था। नागार्जुन, वासुमित्र और अश्वघोष जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान कुषाण वंश शासकों के दरबारी हुआ करते थे। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था कनिष्क। इनके इतिहास को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कई इतिहासकार इनके कार्यकाल को ईसा से पूर्व बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें 100 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि जब कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, तब वहां पर जीत के बाद राजा से एक बड़ी रकम की मांग की गई थी। पाटलिपुत्र के विद्वान अश्वघोष बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क से पराजित होने के बाद उन्होंने कनिष्क को उपहार स्वरूप बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान अश्वघोष तथा महात्मा बुद्ध को एक जल पात्र दान दिया था। इन चीजों को उपहार स्वरूप प्राप्त करके राजा कनिष्क बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे और पाटलिपुत्र के राजा को दंडित किए बिना ही वापस लौटा दिया गया।
कौशाम्बी और श्रावंती नामक स्थानों से राजा कनिष्क के शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिनसे यह पता चलता है कि राजा कनिष्क का राज्य कौशाम्बी से लेकर श्रावंती तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। एशिया के अधिकतर भूभाग पर अपना अधिकार जमाने के बाद कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क यहीं पर नहीं रुके, बल्कि चीन पर आक्रमण करते हुए वहां के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बीच पेनयांग नामक चीनी सेनापति को पराजित होना पड़ा। और इसके साथ साथ खोतान, काशगर और यारकंद नामक स्थानों पर भी कुषाण वंश राज करने लग गए। कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था सुनियोजित और सुदृढ़ तो थी, साथ ही साथ अधिकतर शक्तियां सैनिकों के हाथ में दी गई थी। कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इन्होंने सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर रखा था और वहां पर उन्होंने उसके ऊपर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी कराई थी और इन छोटे छोटे विभाजित प्रांतों को क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। अब हम जानते हैं कुषाण वंश के धर्म के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जैसे जैसे कुषाण वंश के लोग भारत के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे, वे भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म को अपनाना शुरू कर चुके थे। हालांकि अधिकतर कुषाण वंश के शासकों को बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ देखा गया, जैसे कि कुजुल कटफिसेस बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वीन कटफिसेस शैव धर्म के अनुयायी थे तथा कुषाण वंश के प्रतिष्ठित राजा कनिष्क जो बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे, जिसका प्रमाण भी इतिहास में मौजूद मिलता है। कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। यह उनके बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। कुषाण वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आदर करते थे, जिनमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और यूनानी धर्म से संबंधित कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो राजा कनिष्क के समय से संबंध रखते हैं। अब हम जानते हैं साहित्य और कला में इनका क्या योगदान था। कहा जाता है कि कुषाण वंश का साहित्य और कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वान कुषाण शासकों के शासन काल में ही रहा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विद्वानों और साहित्यकारों को अपने राज्य में आश्रय दिया था। प्रज्ञा परमिता सूत्र की रचना नागार्जुन ने ही की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। आज तक के इतिहास की आयुर्वेद के संबंध में मुख्य और विशिष्ट रचना मानी जाने वाली रचक संहिता के रचयिता रचक को कुषाण वंश के शासकों ने ही राज्य में जगह दी थी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया था। कुषाण वंश के शासन काल में राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्तूप के भी निर्माण करवाए थे। अब इनके वंशावली के बारे में बात की जाए तो कुषाण वंश के शासकों ने 30 ईस्वी से लेकर लगभग 225 ईस्वी तक शासन किया था। कुषाण वंश के शासक की वंशावली ये निम्नलिखित है, जो कुजुल कटफिसेस से शुरू होती है और वासुदेव तक जाकर अंत होती है, अर्थात कुषाण वंश के अंतिम शासक का नाम वासुदेव था। अब दोस्तों हम जानते हैं इस वंश के पतन के कारण क्या क्या थे। कहा जाता है कि कुषाण वंश के शासन प्रणाली पूर्णतः सैनिक व्यवस्था थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने की वजह से आपसी कलह शुरू हो गया और यह भी कुषाण वंश के पतन का मुख्य कारण बन गया। कुछ लोगों का कहना है कि साम्राज्य संगठन पर कुषाण वंश का कम ध्यान था। इनका मुख्य ध्येय विजय प्राप्त करना था और इसी वजह से साम्राज्य अंदर से खोखला होता गया। कुषाण वंश के शासकों ने उनके अधीनस्थ राजा की प्रजा ज्यादा सुखी नहीं थी। कई जगह तो कुषाण वंश के शासकों का ही विरोध शुरू हो गया।
फिर अनेक इतिहासकारों का यह भी कहना था कि लचर आंतरिक व्यवस्था के चलते कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के द्वारा किए गए जो लोक कल्याण थे वो कार्य ज्यादा प्रभावी रूप से नहीं दिख सके और कुषाण वंश का पतन हो गया। कुषाण वंश जैसे विशाल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से एक यह भी कारण माना जाता है कि जिन छोटे छोटे राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी उन पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने साम्राज्य में विशेष महत्व नहीं देने की वजह से उन्होंने आपस में ही विरोध करना शुरू कर दिया। आई होप दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी थी, पर आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। कुषाण वंश के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में कवर किया गया था। तो दोस्तों अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो इसे आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और इस तरह के नॉलेज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।